सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि CUET के बारे में आपको क्या नॉलेज है, खासकर अबाउट दिस पेपर जो हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा GT, ठीक है ना। बाकी और फैकल्टीज है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, बट मेरा मेन सब्जेक्ट है GT। तो मैं GT के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको CUET प्लस GT के बारे में क्या आइडिया है, पहले मैं आप लोगों का आइडिया जान लूँ, उसी हिसाब से फिर मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा। बताइए। ओके, GT के अंदर रीजनिंग होती है, क्वांट होता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्वांट होता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अलावा, और बस जर्नल नॉलेज भी होती है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, CUET के बारे में क्या आइडिया है? ओके, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए देना पड़ता है, और अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल आती है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। और लोगों की टॉप प्रायोरिटी क्या रहती है? DU के अच्छे कॉलेजेस टॉप प्रायोरिटी होते हैं। तो अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको DU के टॉप कॉलेजेस में FRCC, हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन, इन सब में एडमिशन मिलता है। ओके, तो अबाउट द टेस्ट की अगर हम बात करें तो CUET एग्ज़ाम जो है अब 2025 की हम बात करेंगे, एक एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आपको पता नहीं होगा, बट अभी आप लोग CUET U जीतेंगे, बट काफ़ी लोग जो MBA करते हैं, ठीक है ना, वो CUET PG भी देते हैं। तो CUET 2 लेवल्स पर होता है, एक ग्रेजुएशन के लिए और एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होता है, ठीक है ना। इन 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो इंडिया में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें से DU एक है, ठीक है ना, आपको एडमिशन लेने के लिए CUET का स्कोर देख करके एडमिशन मिलता है। अगर अच्छा स्कोर है तो अच्छी यूनिवर्सिटी। एंड ओवर 212 अदर यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट दी कंट्री, और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल नहीं है बट स्टिल CUET के अच्छे स्कोर पर एडमिशन दे देती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको पता हो, इंजीनियरिंग में बच्चे IIT का एग्ज़ाम देते हैं, IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, याद है आपको, पता होगा, आइडिया होगा। साइंस वाले बच्चे होंगे आपके साथ, स्टूडेंट आपके वो होंगे, फ्रेंड्स होंगे। अब आपने देखा होगा कि भाई अगर आपके उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपको मिलती है IITs, बट अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो IITs तो नहीं मिलती, बट फिर भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो उसके बेसिस पर एडमिशन दे देते हैं। जैसे नोएडा में एक अच्छा कॉलेज है JP 62 सेक्टर में, वो भी IIT JEE के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देता है। तो इसी तरीके से CUET के स्कोर के बेसिस पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती है, ठीक है। अब जो उसकी डेट्स हैं 2025 की, वो डेट्स ये नहीं है, ठीक है। 2025 की जो डेट्स हैं वो डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 2025 में मई 8 से जून 1 के बीच में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना, 8 मई से, ठीक है ना, कौन सा जून 1, 1 जून, इस ड्यूरेशन में आपके सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आपके पास कितना टाइम है? मार्च तो कंप्लीट, कौन सी तारीख है आज? 29 मार्च, 2 दिन बचे हैं मार्च में। आपके पास अप्रैल का वक्त है, और फिर देखो 8 अप्रैल के बाद 8 मई से तो शुरू ही हो जाएंगे एग्जाम। क्लियर है? तो अब ये नहीं है कि आप सभी का एग्जाम 8 मई को ही हो जाएगा, इस रेंज में मई से लेकर के 1 जून के बीच में बट आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो मोटा मोटा आपके पास मान के चलो 1.5 महीने से कम ही है, 1.5 महीना भी ज़्यादा ही बोलो, 1.5 महीने से कम ही है। इतने टाइम ड्यूरेशन में आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। फिर सब्जेक्ट चॉइसेस, NTA हैज़ रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट फ्रॉम 10 to 6। आपको 6 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट आइदर 4 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड 1 GT, और 3 डोमेन सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड 1 GT। तो आपको 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कॉम्बो क्या ले सकते हो, 4 डोमेन ले लो, 1 लैंग्वेज ले लो, 1 GT ले लो, या फिर 3 डोमेन ले लो, 2 लैंग्वेज ले लो, 1 GT ले लो। ज़्यादातर बच्चे क्या ऑप्ट करते हैं, पहली वाली की, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर आपको एक इंग्लिश ही है जो अच्छे से आता है, ठीक है ना। मैं बोलूँ कि इंग्लिश और हिंदी ले लो, तो हिंदी में बच्चे थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि 10th तक हिंदी पढ़ी होती है, 11th 12th में तो हिंदी पढ़ते नहीं है ज़्यादातर आज के बच्चे, ठीक है ना। तो उसमें हाथ थोड़ा क्या होता है, वीक होता है, हाथ तंगा होता है, हम कह सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जाते हैं 4 डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए और 1 GT, और यही GT जो है ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। टेस्ट टाइमिंग्स क्या है, तो टेस्ट टाइमिंग्स के आपके इस तरीके के रहते हैं। 9 बजे से 11 बजे का एक स्लॉट होता है, 12:30 से 2 बजे का एक स्लॉट होता है, 4 बजे से 5:30 बजे का एक स्लॉट होता है, ठीक है। अब मोड ऑफ टेस्ट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। OMR शीट्स आपको एज वेल एज इन OMR शीट्स होता है फॉर सब्जेक्ट विथ हायर रजिस्ट्रेशन रेट। अगर देखो किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ गए,
ठीक है ना। तो इतने सारे सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर कुछ टेस्ट जो है वो OMR शीट्स पे भी हो जाते हैं। बट मेजरली मैंने किसी बच्चे को आज तक देखा नहीं उसने OMR शीट पे टेस्ट दिया हो, सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे करके आते हैं। ये OMR शीट बेस्ड होते होंगे कुछ जो पिछड़े एरियाज है इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी तो टेस्ट होता होगा, जैसे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हो गई वहाँ पर। अब नोएडा तो एक अच्छी सिटी है, तो यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो यहाँ पर तो सारे के सारे बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे करके आते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MCQs होते हैं। हर एक MCQ 5 नंबर कैरी करता है, सही करने पर 5 नंबर मिलते हैं, छोड़ने पर 0 मिलता है, और गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं पता है? 1। अगर गलत किया तो -1 और सही किया तो +5, छोड़ दिया तो 0। The student will be given 5 marks for each correct response. For every incorrect answer, 1 mark will be reduced from their total marks. No marks will be deducted for not answering a question. अगर आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा। एलिजिबिलिटी आपके 12th बोर्ड्स में कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हो, FT SC OBC NCL, तो फिर आपके 45% मार्क्स आने चाहिए 12th में, तभी आप CUT का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी बहुत नीचे है, 50% तो हर किसी के आ ही जाते हैं, ठीक है ना। सिलेबस क्या है? बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस ऑफ क्लास 12th। जो मेन सिलेबस है CUT का वो क्लास 12 पर NCERT क्लास 12 बुक्स पर बेस्ड है। बट अब दिक्कत क्या है, ये जो सब्जेक्ट है GT के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्लास 12 में है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, क्लास 12 में नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जर्नल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, क्लास 12 में नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा अलग से भी हमें पढ़ना पड़ता है। आइए जी, अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। आप देख सकते हैं ये एग्जाम पैटर्न 2024 है, बट 2025 का भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर हल्का बहुत कोई डिविएशन हुआ, फर्क हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप ये मान के चलो कि 2025 का भी एग्जाम पैटर्न यही होने वाला है। सेक्शन 1A 1B एंड 2 एंड 3, 1A 1B 2 एंड 3, 3 सेक्शंस होते हैं। 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस होती हैं, 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 50। बट आप इन 33 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करते हो, और जनरली NCR के बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं, बाकी तमिल तेलुगु ये सारी लैंग्वेजेस भी होती हैं, ये उस रीजन के बच्चे चूज़ करते होंगे। टू बी अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन करने होते हैं 50 में से, यानी कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। और ड्यूरेशन कितनी है? 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज। आपने अगर एक लैंग्वेज चूज़ किया तो आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। क्या हो गया? अब 50 में से 50 करने हैं, अब 1 घंटे का टाइम हो गया है, ओके, ये 60 हो गया, ठीक है। यानी कि 2025 में चेंजेस थोड़े बहुत कर दिए गए हैं, कोई नहीं। सेक्शन 2 जो है इसके अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, और आप इसमें से कोई 4 चूज़ करोगे, जनरली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह। इसके अंदर आपके 45 to 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 35 to 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, और आपको 45 to 60 मिनट्स मिलते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। अब यहाँ पे 2-2 क्यों है? इन सब्जेक्ट दैट इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IP, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 60 मिनट्स। यानी इन सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 करने होंगे, और ड्यूरेशन भी 60 मिनट्स होगी। बट अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट इनके अलावा कुछ और है, तो आपको 45 क्वेश्चन आएंगे, आपको 35 अटेम्प्ट करने होंगे, और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और फिर मेरा सब्जेक्ट GT सेक्शन 3, 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने हैं, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। अभी अगर इसमें बाई चांस कोई चेंज आया होगा 2025 में, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि ये है थिंग्स टू कैरी एट CUT टेस्ट सेंटर 2025। अब आप कौन कौन सी चीज़ें कैरी कर सकते हैं अपने सेंटर पर, उसकी बात की गई है यहाँ पर, ये मैं आपको दे दूंगा, पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। इसके अंदर एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, आपका पेन जो है बॉल पेन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एडिशनल फोटोग्राफ, कुछ फोटोग्राफ ले जानी है, एडमिट कार्ड ले जाना है, और ऑथराइज्ड ID प्रूफ ले जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जानी है, वाटर बॉटल ले जाओ बट ट्रांसपेरेंट, अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं ले गए अलाउ नहीं करेंगे अंदर। फिर हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हो, मर्जी है, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और शुगर टैबलेट्स या फ्रूट्स अगर आपको डायबिटीज़ है तो, ठीक है ना। शुगर टैबलेट्स या फ्रूट्स अगर आपको डायबिटीज़ है तो, ये किसी को नहीं होगी अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ आप ले जा सकते हो, क्योंकि चीटिंग बहुत होती है ये एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो इसके लिए ना इनने बोल रखा है कि हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, चाहे वो वाटर बॉटल हो, चाहे फिर वो आपका सैनिटाइज़र हो, या कुछ भी हो।
पेंसिल बॉक्स अलाउड नहीं होता, ये मत सोचना पेंसिल बॉक्स ले जाएंगे शार्पनर स्केल सब होगा, अलाउड नहीं है, सिर्फ एक सिंपल बॉल पेन अलाउड है, वो भी ट्रांसपेरेंट। आइए जी, थिंग्स नॉट टू कैरी एट CUET टेस्ट सेंटर, क्या नहीं ले जा सकते, स्टडी मटेरियल ऑफ एनी टाइप नहीं ले जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकते, मोबाइल फोन भी नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर भी नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जा सकते, पाउच स्केल या पेंसिल बॉक्स भी नहीं ले जा सकते, अभी मैंने आपको बताया। किसी भी टाइप की ज्वेलरी नहीं ले जा सकते, कोई रिंग, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, पेंडेंट कुछ भी नहीं पहन के जाना, ठीक है ना, स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स ये पहन लेती है, ठीक है ना। कोई भी हेयर बैंड नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रोच, कोई भी बैज, कोई भी हेयर पिन नहीं होनी चाहिए, क्लोथ विल विथ फुल स्लीव्स होने चाहिए या बिग बटन्स, अच्छा ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है ना, फुल स्लीव वाले क्लोथ, बिग बटन्स ये सब भी अलाउड नहीं है। वॉलेट और हैंडबैग्स और गॉगल्स भी अलाउड नहीं है, यानी कि आपको ऐसा समझ लो सिर्फ बेयर मिनिमम चीज़ें लेकर के जानी है, ज़्यादा कुछ ले गए बाहर रखवा लेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि चीटिंग बहुत होती है, आपको पता भी है कि चीटिंग की वजह से कितने सारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, रीशेड्यूल करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट का नुकसान होता है, प्लस गवर्नमेंट के लोग वॉर करते हैं, बुराइयाँ फिर कि इनसे ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, सिलेबस, कि आपको पढ़ना क्या क्या है जीटी के अंदर। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को देखोगे आपकी 12 से 20 नंबर तक की आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखोगे 10 नंबर से 15 नंबर तक का आता है, और जर्नल नॉलेज देखोगे तो 12 नंबर से 20 नंबर तक की आती है। मेरे एफर्ट्स आपके साथ लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहेंगे। जर्नल नॉलेज में मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, बट जीके एक ऐसा एरिया है जिसमें मेरे पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं क्या पढ़ाऊँ इसमें, ठीक है ना। इसमें आपको मटेरियल दे दूंगा, डेली बैठ करके करते रहना, क्वेश्चंस करते रहना, कुछ कुछ रिवाइज करते रहना, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स रहता है, अबाउट दी प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट कौन था, दूसरा कौन था, करंट कौन है, ये सारी चीज़ें, स्टेट के कैपिटल्स पता होने चाहिए, पद्मश्री अवार्ड किस किस को मिला है इसकी लिस्ट, स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब कौन कौन सा हॉकी का या वर्ल्ड या फिर जितने भी ये होते हैं ओलंपिक्स वगैरह में कौन किस साल क्या जीता, ये सब पता होना चाहिए, रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए इंडिया की, कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल्स यहाँ पर सिर्फ स्टेट कैपिटल्स नहीं, दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं सबके कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में, करेंसी के बारे में, जीडीपी के बारे में, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इन सब पर आपको इन्फॉर्मेशन आइडिया होना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि भाई अभी तो आप लेट हो गए हो, वरना क्लास 11th में घुसते ही डेली हैबिट डाल लो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने की, या कोई ना कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो जो करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली डालता रहता है, तो उससे आप अपडेटेड रहते हो, आपको पता रहता है। या फिर अगर आपको हमेशा से एक शौक रहा है कि भाई मुझे न्यूज़ पढ़ने का शौक है, मैं डेली थोड़ा थोड़ा न्यूज़ पढ़ता या पढ़ती हूँ, तो आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाती है। बट अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो इस मामले में, तो आपको इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ रटाने जैसा नहीं है, इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी अवेयरनेस है। उसके लिए आपको मटेरियल दे दूंगा, आप पढ़ते रहना डेली, और उसके हिसाब से मैं कोई टेस्ट रख लूँगा बीच में 2-3, मैं देख लूँगा आपको कितना पता है कितना नहीं पता, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेना कितना पता है कितना नहीं पता, उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएगी। टाइम क्योंकि हमारे पास कम है, तो हमारा फोकस रहेगा कि गिवन टाइम, जितना भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है, हम इन टॉपिक्स को, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर लें। क्या है ये टॉपिक्स देख लीजिए। आपको एक डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर है करना है, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर के बाद वर्बल एनालॉजी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रिसाइटिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके अलावा ये तो हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्यूए के अंदर क्या है, मेंसुरेशन, रेशियो एंड परसेंटेजेस, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, एवरेजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मीडियन एंड मोड एंड परसेंटेज। ये वाला कंटेंट आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होता है जनरली। मेंसुरेशन 10th क्लास तक पढ़ा होता है, रेशियो एंड परसेंटेज 10th क्लास तक पढ़ा होता है, ट्रिग्नोमेट्री चलो 11th-12th में आता है, बट 10th में भी थोड़ा बहुत आ जाता है। फिर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस अगेन 10th क्लास तक पढ़ा होता है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम थोड़ा सा नया होता है आप लोगों के लिए, बट ये भी काफ़ी बच्चे पढ़ लेते हैं स्कूल में, फिजिक्स वगैरह में 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है थोड़ा बहुत। फिर एवरेजेस जो है अगेन आप 11th-12th में पढ़ लेते हो, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगेन आप 10th क्लास तक पढ़ लेते हो। मीडियन मोड अगेन आप इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में पढ़ लेते हो, और एवरेजेस भी वही चीज़ होती है, और परसेंटेज भी आप 10th क्लास तक पढ़ लेते हो। तो जनरली जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो 10th क्लास तक वाला है। मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस है कि यही सारे क्वेश्चंस आप 1 मिनट में कर सको। आपने ये किया तो है, बट अभी आपको इतनी आदत नहीं है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए। अभी आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूंगा ना, आप 2-3 मिनट लगा दोगे, और आपने 2-3 मिनट लगा दिए, 3 मिनट लगा दिए, तो 60 मिनट्स में कितने क्वेश्चन कर पाओगे? 20। करने कितने हैं? 50। दिक्कत हो जाएगी। तो आपको आदत ऐसी डालनी है कि हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकें,
और उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी, उनको फॉलो करो तो जल्दी आंसर आएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी ट्रिक से हो जाएगा काम। कैलकुलेटर अलाउड होता तो बहुत सारी ट्रिक्स बताता, बट कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो बहुत सारी ट्रिक्स नहीं बता पाओगे, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स तो कैलकुलेटर की भी होती है। हम स्टार्ट करेंगे विथ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग में आपको मैंने चैप्टर्स तो दिखा दिए हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेते हैं कोई, लेट से हम कर लेते हैं नंबर सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज ये वाला चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर हमारा टारगेट रहेगा कि हम हर क्लास में एटलीस्ट एक चैप्टर कर लें, और 2 हो सके तो 2 कर लें, वरना एक तो कर ही लें, क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं और अगर डेली एक क्लास में एक करेंगे तभी टाइमली सिलेबस हो पाएगा, ठीक है ना। और कुछ कुछ चैप्टर बढ़े हुए तो उसमें 2 क्लासेस भी लग सकती हैं, ठीक है। चलिए आइए जी। अच्छा, ये चैप्टर्स जो आपको दिख रहे हैं ना, इनके अलावा भी चैप्टर्स हैं, इसमें है नहीं मेंशन्ड। वो चैप्टर्स हैं, वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे, वो एक क्लास में 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे हो जाएंगे, बट और भी चैप्टर्स हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, वैसे तो एक बुक मेरे पास है और उसके अंदर कुछ चैप्टर्स कवर्ड है, वो बुक मैं आपको दे दूंगा, बट आप एक बुक खुद भी खरीद ले CUT GT के लिए, ओसवाल की आती है, ठीक है ना। एक बुक खुद खरीद लेना, तो उस बुक के अंदर आपको एडिशनल जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो दिख जाएंगे। मैं क्लास में कराऊंगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, बट आप फिर भी एक हार्ड कॉपी खरीद लेना, ठीक है ना। ओसवाल अच्छी है, ओसवाल की GT के लिए, ठीक है ना। मैं आपको, अगर आपको GT CUT UG के लिए, ठीक है ना, PG वाली मत ले लेना। मैं ग्रुप में भेज दूंगा, अगर ग्रुप बनेगा, अमेज़ॉन का लिंक भेज दूंगा, कोई वहाँ से मंगानी वहाँ से मंगा लेना, कोई और ऑफलाइन लेना ऑफलाइन लेना, कुछ भी कर लेना। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज विथ, अच्छा इसमें और भी चीज़ें जो मुझे बतानी होती है, जैसे कि GK सेक्शन है, GK सेक्शन, इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो किस किस से आते हैं, और यहाँ पर उसका एक थोड़ा बहुत पास्ट बेसिस, पास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं CUT के, उसके बेस पर एक वो भी है कि किस टॉपिक से कितने परसेंटेज वेटेज आई है। जैसे ज्योग्राफी से 31% वेटेज आई है, करंट अफेयर से 10% आई है, डिस्कवरी से रिलेटेड 10.5-11% आई है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 15-16%, हिस्ट्री से रिलेटेड 15-16% और साइंस से रिलेटेड 15-16%। इसी तरीके से जो आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है, इसके अंदर सीरीज एंड कोडिंग से रिलेटेड 23% वेटेज रही है, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड 53% और अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 23%। और ऐसे ही आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसकी वेटेज भी आप एक बार देख लो। ये PDF भी मैं आपको शेयर कर लूँगा, तो आगे चल के आपको कभी वेटेज का आइडिया लगाना हो तो इसे आप देख सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स 20%, टाइम एंड वर्क 13%, ज्योमेट्री 20%, मेंसुरेशन 13.3%, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 13%, मिक्सचर एंड एलिगेशन 20%। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं विथ अ न्यू चैप्टर, नया चैप्टर आज, और वो करेंगे नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रहा पहला चैप्टर 6, पेज नंबर 6। सुनिएगा, चैप्टर इजी है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपके लॉजिक्स अच्छे हैं, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा चैप्टर। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है बट आपके लॉजिक्स अच्छे हैं, तो आपको ईजी लगेगा। बट अगर आपके लॉजिक्स वीक है तो चैप्टर आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। अब आपको एक आइडिया खुद ही लग जाएगा कि भाई मेरे लॉजिक कैसे है। देखा, अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके लॉजिक्स कैसे हैं, तो आप बोलोगे सर पता ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी इसी चीज़ पर, कभी किसी से कंसल्ट ही नहीं किया इस चीज़ के लिए। तो भाई ये चैप्टर अगर आपको इजी लगा तो समझ जाना आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं, मीडियम लगा तो ठीक ठीक है, और बहुत मुश्किल लग रहा है तो आपके लॉजिक्स थोड़े वीक है, क्योंकि इसमें लॉजिक्स का ज़्यादा गेम है और इसलिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही आता है। सुनिएगा, नंबर सीरीज क्या है। एक नंबर की सीरीज गिवन होगी आपको, उसमें आपको पैटर्न ढूंढना है कि भाई ये नंबर एक से अगला नंबर, अगले से उसका अगला नंबर, ये बन कैसे रहे हैं, इनके बीच पैटर्न क्या है। फिर ये पैटर्न फॉलो करके आपको अपना एक मिसिंग नंबर पूछा जाएगा, वो नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो देखिए, बहुत ईजी सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये मत सोचना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बस एक आइडिया के लिए है। ये एक सीरीज है 4, 16, 36, 64, और आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, क्या होगा, क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। अगला बताइए, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर,
7 स्क्वायर 9 स्क्वायर यानी ऑड नंबर का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 11 स्क्वायर यानी कि 121। इसका अगला बताइए। 2 का गैप 4 का गैप, 2 का गैप 4 का गैप, जो गैप है उसके बीच में पैटर्न है 2 4 2 4। तो 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19, 19 + 4 23। वेरी गुड। अगला बताइए। ये एक अर्थमेटिक सीरीज है, एपी होती है ना, एपी एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म कॉमन डिफरेंस आता है। तो देखो 6 - 3 9 - 6 12 - 9 15 - 12, हर एक आंसर क्या है 3। तो यहाँ पर क्या नंबर लिखूँ कि 15 माइनस करने से 3 आए 18, या फिर 15 + 3 18 आ गया। अगला बताइए। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 16 स्क्वायर यानी कि 256। अगला बताइए। 1 8 27 64 125 216 डैश क्यूब, ये आपको 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब गिवन है। तो अगला नंबर होगा 7 क्यूब विच इज़ 343। तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा जो स्कूल में टीचर्स बोलते थे वही काम दोबारा करना है। आपको 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, भूल चुके हो तो याद कर लो। आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए, और अगर 20 तक के कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 10 तक के तो करो, ये आपको पता होने चाहिए। आपको 2 पावर 1 से लेकर के 2 पावर 10 तक के आंसर्स क्या होते हैं पता होने चाहिए। आपको 3 पावर 1 से लेकर के 3 पावर 5 तक के आंसर्स क्या होते हैं ऑन टिप पता होने चाहिए, ये नहीं कि निकाल रहे हो, ठीक है ना। 2 पावर 8 आ गया निकाल रहे हो, नहीं, पता होना चाहिए। 2 पावर 8 256 होता है, 2 पावर 9 512 होता है, 2 पावर 10 1024 होता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर आपको 4 पावर 1 से लेकर के 4 पावर 4 तक के आंसर्स पता होने चाहिए। आपको 5 पावर 1 से लेकर के 5 पावर 4 तक के आंसर्स पता होने चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ पाओगे। बताइए जी, ये सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है? अगर आप गैप देखोगे तो 2 का गैप है, ये 1 का गैप है, ये 3 का गैप है, ये 4 का गैप है, तो गैप पे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। यहाँ पे 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऐड करके अगला नंबर आ रहा है। तो 1 + 3 किया 4 आया, 3 + 4 किया 7 आया, 4 + 7 किया 11 आया, 7 + 11 किया 18 आया, 11 + 18 किया 29 आया, और 18 + 29 करोगे तो 47 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो रहा है। अभी धीमे धीमे आपको दिख रहा है लेवल हल्का सा बढ़ा, ठीक है ना। पहले तो बहुत ही ईजी था, अब आगे आगे तो पहला पेज है, जैसे जैसे पेजेस बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। आगे चल के बहुत अलग अलग सीरीज आती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर कि किस किस टाइप की सीरीज हो सकती है, ठीक है ना। वो पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं, वो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे अगर तब तक आपको सीरीज ना पता हो। तो आपको वो पैटर्न्स बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन भी ढूंढने हैं और आपको आंसर्स बताने हैं। अगले का बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 × 3 इज 3, 3 × 3 इज 9, 3 × 9 इज 27, 9 × 27 इज 243। यानी कि ऊपर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऐड हो रहे थे और इसमें 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगला नंबर हमको मिल रहा है। 9th बताइए, 10th बताइए। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, प्राइम नंबर के स्क्वायर है, दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर के स्क्वायर, तो अगला 15 का स्क्वायर नहीं होगा, 17 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर भी तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 15 भी नहीं होता। 17 का स्क्वायर क्या होता है 29, आंसर आ गया। फिर अगला बताइए। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 11 13 15 225, ये ऑड नंबर के स्क्वायर है और ये इवन नंबर के स्क्वायर है। क्या हो जाएगा 196। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो अगला 14 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको एक आइडिया लग गया कि नंबर सीरीज में आखिरकार करना क्या है, एक आइडिया लग गया। अब आप सुनिएगा, कितने टाइप की नंबर सीरीज होती है, इनफाइनाइट, कुछ भी बना लो, कोई अंत ही नहीं है। बट मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, वो 5 6 7 8 पढ़ाऊंगा, वो 8 9 पढ़ाऊंगा जो ज़्यादातर यूज़ हो जाती है क्वेश्चंस के अंदर। तो पहली है सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपको मिसिंग नंबर फाइंड करने को बोला गया है, तो आपको समझना है कि ये सारे स्क्वायर्स हैं। किसका स्क्वायर है, 18 का, ये 19 का, ये 20 का, ये 21 का, तो अगला क्या होगा
22 का। तो अगर आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर याद है तो आप कैच कर लोगे कि अरे सर 18, 19, 20 का स्क्वायर है। याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बोला कि 1 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लेना। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। तो अगला नंबर आ जाएगा 484। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस अलग अलग लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 95% केसेस में आंसर सेम आता है। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें मैं काम कर रहा हूँ, मैं 484 भी अपने क्वेश्चन का पार्ट बना रहा हूँ, उसका अगला नंबर फाइंड करने को बोलूँगा। ठीक है ना, तो 324, 361, 400, 441, 484 और आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। लेट से आपके दिमाग पे नहीं आया कि ये स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज़ है, तो आप क्या करोगे, आप इनके डिफरेंसेस निकालोगे। बताओ 361 और 324 का डिफरेंस कितना होता है 37, इन दोनों का डिफरेंस 39, इन दोनों का डिफरेंस 41, इन दोनों का डिफरेंस 43। बताओ डिफरेंसेस में पैटर्न है, डिफरेंसेस 2-2 से बढ़ रहे हैं, तो अगला डिफरेंस कितना होगा 45। 484 प्लस 45, दिस प्लस दिस आ जाएगा 529। तो अगला नंबर वैसे होगा क्या 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर 529 ही होता है। गॉट इट। ऐसे ही देखो परफेक्ट क्यूब की सीरीज़ है, मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए 1 3 3 1 1 7 2 8 ये नंबर लिख रहा हूँ, आपको ये नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना, अब अगर आपको दिख रहा है तो एक परफेक्ट क्यूब की सीरीज़ है, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो ये क्या होगा 13 का क्यूब होगा। बट अगर दिमाग में नहीं स्ट्राइक किया कि क्यूब की सीरीज़ है, तो अगेन आप इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए 512, 729, 1000, 1331, 1728 एंड डैश। बताइए जी इनका 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 डिफरेंस कितना कितना है, कितना है 217। इन दोनों का डिफरेंस 271, फिर इन दोनों का डिफरेंस 331, इन दोनों का डिफरेंस बताइए 4 5 6 7 397। ठीक है जी, अब आप बताओ यहाँ पे कोई आपको पैटर्न दिख रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा। अब करो इनका डिफरेंस, बताओ जी इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 71 माइनस 17 54, 331 माइनस 271 60, 397 माइनस 331 66। पैटर्न दिख गया, गैप 6-6 से बढ़ रहा है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 72। 397 प्लस 72 कितना होता है 469। 1728 प्लस 469 कितना होता है, ये आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, और अगर आप कैलकुलेटर पे देखोगे तो 8 9 10 11 12 13 का क्यूब यही होता होगा, 13 इंटू 13 इंटू 13 2197 होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा ये अभी हमारा अगर आपको याद आ जाए कि सर हाँ ये तो क्यूब की सीरीज़ है, तो ये क्यूब का क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया परफेक्ट क्यूब सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया। बट अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर लिखा है 2 स्टेज टाइप सीरीज। इन सीरीज में होता ही ये है, आप जब नंबर्स के डिफरेंसेस देखोगे इनमें आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, फिर आप इन डिफरेंसेस के डिफरेंसेस देखोगे, यानी कि दूसरी स्टेज में आकर के, तो हो गई फर्स्ट स्टेज, ये हो गई सेकेंड स्टेज, दूसरी स्टेज में आकर के आपको पैटर्न दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं 2 स्टेज टाइप सीरीज। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, हरी बात समझ, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। अगला आ गया बहुत ही इजी, परफेक्ट ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ज्योमेट्रिक सीरीज बना है। क्या आपको याद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हाँ जी याद है क्या होता है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, द आंसर इज ऑलवेज सेम, कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं।
तो देखो 36/4 9, 324/36 9, 2916/324 भी 9 होता है। तो अगला नंबर क्या आएगा, इंटू 9 करके, यानी या फिर आप देखो अगर आप इंटू 9 करते रहो हर एक नंबर में तो आपको अगला नंबर मिलेगा। 4 × 9 36, 36 × 9 324, 324 × 9 10। अब 10 × 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26244। तो होती है ज्योमेट्रिक सीरीज। फिर अगली होती है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज बना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कोई भी एक नंबर होता है जिसको ऐड करके आपको अगला नंबर मिल रहा होता है। यहाँ पे वो नंबर क्या है, 5 +5 +5 करते रहोगे आपको अगला नंबर मिलता रहेगा। तो ये नंबर क्या होगा, 34। ये सबसे इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कम आते हैं क्योंकि इजी ज़्यादा होते हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो 2 स्टेज टाइप सीरीज का आता है जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया, और उससे भी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होती है मिक्स्ड सीरीज। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा मिक्स्ड सीरीज होती क्या है, और फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने को, आपको खुद ट्राई करना है, और फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे जो कि होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके अलावा और भी सीरीज होती है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक, बट ये सीरीज थोड़ी मुश्किल होती है, CUT में इतनी नहीं आती, ठीक है। तो इन पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब मैं कोई एक समझा दूंगा, मैं आपको दूसरी वाली समझा दूंगा, ये वाली ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक ये समझा दूंगा, और ये उससे थोड़ी इजी है, एक स्केल डाउन वर्जन है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि इसमें यही करना होता है। आइए जी, मिक्स्ड सीरीज क्या होती है। आपको एक नंबर से अगले नंबर पर पहुंचने के लिए कुछ मल्टीप्लाई एंड कुछ ऐड करना पड़ सकता है, कुछ मल्टीप्लाई कुछ माइनस करना पड़ सकता है, कुछ डिवाइड कुछ प्लस, या कुछ डिवाइड कुछ माइनस करना पड़ सकता है। जैसे कि 10 से 22 पे पहुंचने के लिए, 10 से 22 पे पहुंचने के लिए आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। 10 × 2 20, 20 + 2 22। फिर अगला 22 से 46 पे पहुंचने के लिए, 22 से 46 पे पहुंचने के लिए अगेन इंटू 2 करोगे 44, +2 करोगे 46। आ रही बात समझ। अब इसमें मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है अभी आपको दिख रहा है कि इंटू 2 + 2 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 है हर बार, बट कभी कभी क्या होता है इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4, यानी इंटू वाला नंबर भी बढ़ता रहेगा एक एक और प्लस वाला नंबर भी बढ़ता रहेगा एक एक। कभी कभी क्या होता है इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 5 इंटू 2 + 6, यानी इंटू वाला नंबर तो सेम रहेगा, प्लस वाला नंबर एक एक बढ़ता रहेगा। कभी कभी क्या होता है इंटू 2 + 2 इंटू 2 - 2 इंटू 2 + 2 इंटू 2 - 2, यानी इंटू वाला नंबर तो सेम है 2, बट एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है। तो इतने सारे वेरिएशन इसके अंदर आ सकते हैं, और भी आ सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ इंटू प्लस के बताया है, इंटू माइनस के भी आ सकते हैं, प्लस डिवाइड प्लस के भी आ सकते हैं, डिवाइड माइनस के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आइए जी, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, बताइए जी। 29 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर क्या होगा। ट्वेंटी 29 हो सकता है मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन ना हो, मैं ये नहीं बोला कि मिक्स सीरीज का ही क्वेश्चन है, हो सकता है कोई और भी हो, तो आप पहले कोई और लॉजिक ट्राई कर लो, नहीं हो रहा तो मिक्स सीरीज पर ट्राई करो। हाँ जी, तो आपने क्या देखा कि पहले दो नंबर्स का गैप 11 का है, अगले दो नंबर्स का गैप 22 का है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गैप 33 का और ये गैप 44 का होना चाहिए, यस और नो, ठीक है ना। और अगर ये गैप 33 का होना चाहिए तो 39 + 33 कितना होता है, 72। और अगर ये गैप 44 का होना चाहिए तो 72 + 44 क्या होता है, 116। यानी हमारा लॉजिक सही है, ठीक है ना। हमने जो पैटर्न सोचा होगा वही निकला, आंसर आ गया 72। अगर हर एक में हो रहा है तो करो, इंटू 2 + 5 क्या आ गया, इंटू 2 + 5 क्या आ गया, बट इंटू 2 + 5 करके ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। और फिर जो यहाँ पर आएगा उसको इंटू 2 + 5 करोगे तो 116 नहीं आएगा। अरे बात समझ, ठीक है। आइए जी, ये बताइए क्या कर रहे हैं उस पर, वेरी गुड। 3 × 2 6 + 1 7, 7 × 2 14 + 1 15, 15 × 2 30 + 1 31, 31 × 2 62 + 1 63, 63 × 2 126 + 1 127।
अरे बात समझ, ठीक है। अगला बताइए। एट से 28 नियरेस्ट नंबर 24 होता है, +4 करके आपके पास 28 आ जाएगा। फिर 28 से नियरेस्ट नंबर 116 के कौन सा आता है 28 की टेबल में, इंटू 4 करके देखो कितना आ रहा है, 112 +4 हो गया, 112 +4 क्या हो गया 116। अब देखो इंटू 3 किया, इंटू 4 किया, तो इंटू 5 करेंगे क्या होगा 580 +4 584 आ गया लॉजिक। बस 584 इंटू 6 +4 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया मिक्स्ड सीरीज। तो अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ स्टार्टिंग में करने को और मैंने आपको नहीं बताया होता ऐसी भी पैटर्न होता है, तो आप नहीं कर पाते क्वेश्चन। अरे बात समय आप सोचते रहते क्या करें क्या करें क्या करें, बट आपको समझ नहीं आता। तो इसलिए आपको पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स में बता दूंगा जैसे कि क्वेश्चन आप कर पाओ। अगला बताइए। इंटू 2, वेरी गुड। फिर 13 इंटू 2 26 + 2 28। फिर इंटू 2 + 3 28 इंटू 2 56 + 3 59, वेरी गुड। तो अगला क्या होगा 59 इंटू 2 यानी कि 118 + 4 122। गॉट इट, समझ आ गया। तो आपको पता चल गया ना मिक्स सीरीज में क्या क्या पैटर्न होते हैं। एक और कर लो। जी बहुत टाइम लग गया। वेरी गुड। इंटू 4 -1 2 इंटू 4 8 -1 7 7 इंटू 4 28 -1 27 27 इंटू 4 108 -1 107 107 इंटू 4 428 -1 427। तो 4 हाँ लग रहा है, वेरी गुड ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 + 1 7 7 इंटू 3 21 + 6 27 27 इंटू 3 81 भाई +9, ये तो 107 है बच्चे, ठीक है। ये नहीं लगेगा, अगर आप +9 कर भी दोगे तो ये 90 हो जाएगा, बट 107 चाहिए ना आपको, तो यही लगेगा। चलिए अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपको नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है और उसमें जितने भी नंबर वो 3 डिजिट नंबर है, तो आप सब साइड रख देना, सब कुछ साइड रख दो। आपको पैटर्न ढूंढना है उन 3 डिजिट नंबर के अंदर। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, मतलब बताओ, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 23 24 इन तीनों ही क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 3 डिजिट नंबर्स हैं। आपको डिफरेंसेस देख करके मल्टीप्लाई करके ये सारे लॉजिक को साइड रख दो। ये लॉजिक बहुत ही कम लगते हैं 3 डिजिट नंबर में, बहुत ही कम। क्या लगता है लॉजिक, इसके अंदर ही पैटर्न होता है, इसके अंदर ही पैटर्न होता है। तो देखो पहला नंबर और दूसरा आखिरी नंबर, पहला और आखिरी नंबर को ऐड करके बीच वाला नंबर आ रहा है। यहाँ पे पहला आखिरी ऐड करके बीच वाला आ रहा है, पहला आखिरी ऐड करके बीच वाला आ रहा है, पहला आखिरी ऐड करके बीच वाला आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ कि 8 आ जाए 6, वो भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, ठीक है ना।
वो भी होगा। अगर बीच वाले में आप पहला वाला माइनस करोगे तो तीसरा आ जाएगा। वो तो देखो इक्वेशन बन जाएगी ना, इधर उधर ले जाओगे, बात तो एक ही है। अब आप मुझे बताओ 23 में क्या हो रहा है। 2 into 3 is 6, 4 into 2 is 8, 5 into 1 is 5, या फिर 2 into what is 8, 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 3 डिजिट नंबर में याद रखना 95% केसेस में ऐसा ही पैटर्न बन रहा होता है, यानी नंबर्स के अंदर ही पैटर्न होता है। आपको कभी भी, अब पता है होता क्या है, हमारी आदत पड़ जाती है डिफरेंसेस देखने की। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है ना, फिर नहीं मिलता तो मिक्स सीरीज का लॉजिक लगाने लगता है, और फिर यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते, हमारा दिमाग ही नहीं पहुँच पाता। तो आपको याद रखना है 3 डिजिट नंबर आया है तो इसी तरीके से होगा। 24 बताइए, ये आप बहुत मुश्किल है ये, इसका लॉजिक ढूंढना, बट ट्राई कर लो। कुछ टाइम दे देता हूँ फिर मैं बता दूंगा। मैं बस आपको हिंट दे सकता हूँ, जो अब तक किया है उससे बहुत डिफरेंट है। हाँ, क्या लगाया? वेरी गुड, नाइस, आपके लॉजिक सुपर डुपर है भाई। तो 2 + 6 + 3 11, 4 + 6 + 1 11, 5 + 5 + 1 11, 3 + 6 + 2 11, 2 + 8 10 + what is 11 1। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैंने आपको बोला था जो लॉजिक्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। आपको एक आइडिया भी लग गया होगा ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि भाई लॉजिक अगर मैं आपको बोलूँ ना, अपना दिमाग लगा कर सबसे मुश्किल क्वेश्चन बनाओ और क्लास में बच्चे बैठे हो 50, तो 50 अलग क्वेश्चन मिलेंगे मुझे, 50 अलग पैटर्न्स होंगे वो। अरे बात समझ, तो पैटर्न्स की कोई अंत नहीं है, कोई भी बच्चा कोई भी पैटर्न बना करके दे सकता है। तो एग्जाम में भी यही चीज़ होती है, पैटर्न कुछ भी आ सकता है। अब आपका क्या काम है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने आपको पैटर्न्स दिमाग में बैठेंगे कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता, ठीक है ना, और मैं आपको बताता ही नहीं कि इनके अंदर ही पैटर्न होता है, तो हो सकता है आप नहीं कर पाते, आपको बहुत टाइम लग जाता, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतने पैटर्न्स आपके दिमाग में बैठेंगे, फिर आप उतने ही जल्दी एनालाइज कर पाओगे कि इस क्वेश्चन में ये पैटर्न नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा। पैटर्न्स जल्दी जल्दी आपके दिमाग में दौड़ेंगे, और पैटर्न्स ही नहीं पता होंगे तो दौड़ाओगे क्या दिमाग में, बात समझ आ रही है? तो प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ और प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो थोड़े तंग करते हैं बच्चों को। प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि ये है, बताओ जी क्या होगा मिसिंग नंबर? वेरी गुड, ये दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को चिपका के लिख दिया है, ना प्लस किया ना माइनस किया, सिर्फ चिपका के लिख दिया है। पहले तो क्या होता है 2 3, फिर 3 5, फिर 5 7, फिर 7 11, 11 13, तो अगले क्या होंगे 13 के बाद 17, अगला क्या होगा 17 के बाद 19, अगला क्या होगा 19 के बाद 23, और फिर बताओ 23 के बाद 25 नहीं होता, 27 नहीं होता, 29। गॉट इट? ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर के साथ ये काम किया गया है, ठीक है ना, तो ये तो आप बता ही दोगे। अब इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन बताओ 18th। हाँ जी, हिंट दूँ छोटा सा, प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है। गुड, तो देखिए प्राइम नंबर्स लिखते हैं पहले, 2 3 5 7 11 13 और फिर 70, 28 नहीं 30 आएगा। तो 2 + 3 5 होता है, 3 + 5 8 होता है, 5 + 7 12 होता है, 7 + 11 18 होता है, 11 + 13 24 होता है, 13 + 17 30 होता है। समझ आया? क्लियर हुआ?
तो ये प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं और बच्चों को तंग भी करते हैं, क्योंकि इसमें सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, यही लॉजिक काम करता है। तो आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी, इस टाइप के पैटर्न्स भी होते हैं। एक और करो, ये वाला करके दिखाओ 21। वेरी गुड। प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है और दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगला नंबर आ रहा है। वेरी गुड। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 11 77, 11 इंटू 13 143, 13 इंटू 17 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। तो आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले तो चेक कर लेना, क्विक चेक, कि ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब की सीरीज तो नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब्स में भी इवन नंबर के, ऑड नंबर के, प्राइम नंबर के चेक कर लेना, ठीक है ना। फिर दूसरा चेक करना प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है। फिर तीसरा चेक करना डिफरेंसेस, कि इनके डिफरेंसेस में कोई पैटर्न तो नहीं है। और फिर चौथा चेक करना कहीं मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन तो नहीं है। इस ऑर्डर में चेक करना है आपको, ठीक है ना। ये ऑर्डर में लिखवा दूंगा आपको कि किस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन को चेक करना है। और अब हम एक पैटर्न और होता है जो काफ़ी दिमाग खराब करता है। आइए जी आइए, आओ बैठो। ईशान सर ने भेजा है, आपको कोई बात करनी है, क्लास लेनी है? हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो, जल्दी आ गए। अब सुनिएगा, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आप लोगों को। 1 2 6 36, 44 440, 44 एंड 440। आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। क्या होगा इस सीरीज का अगला नंबर? पहले आप लोग ट्राई कर लो, कितना आप कर पा रहे हो कितना नहीं कर पा रहे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको करना कैसे है। पहले आप लोग ट्राई कर लो। हाँ जी मुश्किल है ये। सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्क्वायर की सीरीज तो पक्का नहीं है, क्योंकि एक 36 ही नंबर है जो किसी ना किसी 6 का स्क्वायर होता है, बाकी कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे सीधा 30 का गैप है, तो गैप का भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अगर हम मिक्स्ड सीरीज देखें तो वो भी नहीं लग रहा, ठीक है ना। किस तरीके से मिक्स सीरीज लगा रहे हो, नहीं लग रहा। सारे तरीके फेल हो जाएंगे, जितने भी अब तक आपने पैटर्न्स देखे सारे फेल हो जाएंगे। आपको करना क्या है, सुनो। आपको एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं, या सुनो, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े हो रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा कि बीच में कोई बड़ा नंबर आ गया फिर छोटा आ गया, बड़ा आ गया छोटा आ गया, ऐसा नहीं है। सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यानी कि पक्का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या प्लस करके ही नंबर्स आ रहे होंगे, ये चीज़ तो गारंटी है। कुछ प्लस या कुछ मल्टीप्लाई करके। देखो, अगर एक नंबर में एक नंबर ऐड किया जाए तो नंबर बढ़ता है, और मल्टीप्लाई किया जाए तो बढ़ता है। डिवाइड करने से घटता है और सब्ट्रैक्ट करने से भी घटता है।
तो एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज है तो प्लस या मल्टीप्लाई करके ये सीरीज आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, एक नंबर से अगला नंबर क्या प्लस करके आएगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे बताइए 1 प्लस वॉट इज 2, 1। ऐसे 2 में क्या ऐड करूँ कि 6 आए, 4। 6 में क्या ऐड करूँ कि 36 आए, 30। ठीक है ना। 36 में क्या ऐड करूँ कि 44 आए, 8। और फिर 44 में क्या ऐड करूँ कि 440 आए। ठीक है ना, समझ आ गया मैंने क्या करा है। एक नंबर से अगला नंबर क्या ऐड करके आएगा वो किया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग तो लगता नहीं है इसमें, आसान है। अब आपको बताना है एक नंबर से अगला नंबर क्या मल्टीप्लाई करके आया है। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आए, 2। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, 3। 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आए, 6। 36 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 44 आए, कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और 44 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 440 आए, 10। समझ आ गई बात, ये बात समझ आ गई। अब आपको पक्का मल्टीप्लाई वाले कॉलम में कोई ना कोई एक ऐसा डैश दिखेगा, यानी कि कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो एक नंबर से दूसरा नंबर कुछ मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा होगा, पक्का एक ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये रहा, यानी कि 36 से 44 कुछ भी मल्टीप्लाई करके नहीं लाया जा सकता। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पैटर्न हमें प्लस से उठाना है। कहाँ से उठाना है, प्लस से। अब आपको क्या करना है, बहुत ईजी, अभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। आपको सारे एक एक छोड़ करके प्लस वाले उठा लेने हैं और बचे हुए मल्टीप्लाई वाले उठा लेने हैं, एक एक छोड़ करके। तो यहाँ पर एक छोड़ करके ये उठा लिया प्लस वाला, फिर एक छोड़ करके इधर कुछ है नहीं, एक छोड़ करके इधर कुछ है नहीं, ये 2 उठ पाएंगे। और बाकी के कौन से उठा लिया आपने, मल्टीप्लाई वाले। तो पहला वाला मल्टीप्लाई से उठा लिया, दूसरा वाला प्लस से उठा लिया, तीसरा वाला मल्टीप्लाई से उठा लिया, चौथा वाला प्लस से उठा लिया, और पांचवा वाला भी मल्टीप्लाई से उठा लिया, और जो छठा वाला अब आएगा वो किससे आएगा, प्लस से आएगा। अब आप पैटर्न ढूंढो, दिख जाएगा। अब आप सिर्फ फोकस करो कि मल्टीप्लाई व्हाट प्लस व्हाट, मल्टीप्लाई व्हाट प्लस व्हाट क्या हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12। वेरी गुड। यानी कि जो नंबर है वो 2 2 से बढ़ रहा है। यहाँ पर 2 था, या 4 था, या 6 था, या 8 था, या 10 था, तो यहाँ पे 12 हो गया। आखिरी नंबर क्या आता, 440। तो 440 प्लस 12 कितना आ गया, 452। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो 452 आएगा। ये सबसे मुश्किल पैटर्न होता है आइडेंटिफाई करना और इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक सीरीज। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक सीरीज। आपको नाम याद नहीं रखना कि किस सीरीज में क्या करना होता है, आपको सिर्फ पैटर्न याद रखना है कि हाँ सर ने बताया था कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत रेयर आते हैं, बट अगर आते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि उनको ये पैटर्न पता नहीं होता। तो आपको अगर आपके सारे पैटर्न फेल हो जाए एग्जाम में जो हमने पढ़े, किसी भी पैटर्न से आंसर ना है, तो आखिरी में इस पैटर्न को यूज़ करना, क्योंकि टाइम टेकिंग पैटर्न होता है, इतना जल्दी नहीं आता इसका आंसर, टाइम लगता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, करना ऐसे ही है, बट सीरीज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक की जगह अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक है। ठीक है ना, ये है। नंबर लिख लो जल्दी से, 1 4 8 11 22 25 और अगला नंबर आपको बताना है। ये सीरीज है आपकी, 1 4 8 11 22 25 और अगला नंबर आपको बताना है। 1 4 8 11 22 25 लिख देता हूँ अगले पेज पर। 1 4 8 11 22 25 अगला नंबर बताना है। आप चाहो तो पहले ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं बैठे। पहले आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग पैटर्न्स जो आपने अब तक सीखे हैं, स्क्वायर वाले, डिफरेंसेस वाले, मिक्स सीरीज वाले पैटर्न देख सकते हो। कोई पैटर्न काम ना करे तो फिर ये वाला पैटर्न यूज करना है। वेरी गुड। करो ट्राई, जब तक मैं सॉल्व कर देता हूँ। फ्री बैठे बैठे क्या करूँ, ना हो तो देखना वरना मत देखना।
हाँ जी, देखो कोई पैटर्न, ये कंपैरेटिवली पिछले वाले से ईजी है, देखा ना, ईजी है। +3 × 2 +3 × 2 +3 × 2 आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक +3, फिर × 2, फिर +3, फिर × 2, फिर +3, अगला होगा × 2, 50 हो जाएगा। गॉट इट। तो बहुत बहुत तरीके की नंबर सीरीज हो सकती है, बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आज, और मेरी बुक के अंदर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस तो करा दिए, बट 54 टोटल 54 क्वेश्चंस हैं। आपको बाकी के क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप 5 या 6 क्वेश्चंस को छोड़ करके सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। 5-6 नहीं कर पाओगे, बाकी कर लोगे, ठीक है ना। और जो नहीं होंगे वो मुझसे पूछना, मैं बताऊँगा फिर आप लोगों को। अगला टॉपिक है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। पहले आप क्वेश्चन देखो अगेन। अगर लव का कोड MPWF है तो ईयर का कोड क्या होगा? बता सकते हो, अब सब आंसर बता सकते हो उसका। बताओ जी। L के बाद क्या आता है? M, O के बाद क्या आता है? P, V के बाद क्या आता है? W, और E के बाद क्या आता है? F। यानी कि जो वर्ड है उससे कोड कैसे बना है? एक एक लेटर प्लस कर दिया है, एक एक लेटर आगे वाला ले लिया है। तो Y के बाद क्या आता है? Z, E के बाद क्या आता है? D, A के बाद क्या आता है? B, R के बाद क्या आता है? S। अरे मैंने E के बाद D थोड़ी ना आता है, F आता है, सॉरी। E के बाद क्या आता है? F, A के बाद क्या आता है? B, और R के बाद क्या आता है? S। तो Z, F, B, S, ये आंसर आ गया। ऐसे अगला बताओ, ये भी कर लोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? L के बाद या पहले कब आता है K? एक पहले। O के पहले क्या आता है? N। V के पहले क्या आता है? U। और E के पहले क्या आता है? D। एक एक अल्फ़ाबेट अब पीछे जा रहे हैं। तो Y के पहले क्या आता है? X। X के बाद ही तो Y आता है। E के पहले क्या आता है? D। A के पहले क्या आता है? Z। और R के पहले क्या आता है? Q। समझ आ गई आपको बात? ठीक है ना। अब अगर आपको मैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दूं तो आप कर नहीं पाओगे। अभी तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिख गया, आपने कर लिया। अब मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ टेक्निक पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट का क्या नंबर कोड होता है। अगर मैं पूछूँ एफ का क्या होता है तो आपको तुरंत बताना, फिर 19 होता है। बी का तो 2 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, सबको पता है। बट अगर मैं पूछ लूँ एम का क्या होता है, आपको बताना है 13 होता है। पी का पूछ लूँ क्या होता है, 16 होता है। वी का क्या होता है, 22 होता है। ये आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस की स्पीड कम से कम 3 या 4 गुना बढ़ जाएगी करने की। और टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा CUT एग्जाम में, क्योंकि आपको करने क्वेश्चन ज़्यादा है, रिलेटिवली टाइम कम है। तो जब तक आपको ये टेक्निक्स नहीं पता होंगी आप क्वेश्चन जल्दी नहीं कर पाओगे। अब आपको ये नंबर कोड्स लर्न करने की मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में बहुत वाहियात लगेगी है, बट आपको ओवर द टाइम याद हो जाएगा, ठीक है। ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTU VWXUVWXY एंड Z। अब आप सुनिएगा, अगर कोई भी आपसे पूछे ABCDE में से किसी का भी नंबर कोड, तो क्या आप उसको फिंगर पे काउंट करोगे, दिमाग में काउंट करोगे? नहीं। ABCDE का तो हमेशा जुबान पे रहता है। कोई पूछ ले बी का क्या होता है, आप तुरंत बताओगे 2। कोई पूछ ले ई का क्या होता है, आप तुरंत बताओगे 5, क्योंकि पहले 5 अल्फ़ाबेट है तो सभी को इनके नंबर कोड्स पता रहते हैं। अगर कोई एफ का पूछ लेना तो आपको लगता है कि यार काउंट करना पड़ेगा फिंगर पे ABCDEF करके, ठीक है ना। और ऐसे ही XYZ आखिरी के 3 भी सबको याद रखता है, 24, 25, 26। और अगर आपको याद नहीं है तो इनको याद कर लो, XYZ 24, 25, 26, XYZ 24, 25, 26। पहले 5 आखिरी के 3 आपको याद रहते हैं, नहीं रहते तो याद कर लो। ABCDE 1 2 3 4 5, XYZ 24, 25, 26। अब इसके अलावा एक होता है इजॉटी, EJOTY,
O T Y। E और Y तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये जो इजॉटी है ये 5 की टेबल है। तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25। यानी E का नंबर कोड होगा 5, J का होगा 10, O का होगा 15, T का होगा 20, Y का होगा 25। अब E का आपको ऑलरेडी याद रहता है 5। अगर आपको Y का याद नहीं रहता तो इजॉटी से याद कर लो। आपको लगता है सर Y याद नहीं आता, वैसे तो Y सेकंड लास्ट अल्फाबेट होता है, YZ तो 26 अल्फाबेट होता है तो उसका 25 होगा, बट याद नहीं रहता। इजॉटी में Y EJOTY 5वें नंबर पे आता है, 5 × 5 25। EJO तीसरे नंबर पे आता है, 5 × 3 15। EJ दूसरे नंबर पे आता है तो 5 × 2 10। इजॉटी 5 की टेबल। Y और E आपको नॉर्मली याद रहते हैं। T आपको और ईजी तरीका बताता हूँ याद करने का। T20 क्रिकेट मैच, T20 होता है ना, T20 मैचेस होता है, तो आपको टी भी इजॉटी से याद करने की जरूरत नहीं है, T20 से याद आ जाएगा आपको। T20 क्रिकेट मैचेस होते हैं, T20 फॉर्मेट होता है ना, T20 फॉर्मेट, T20। तो आपको कितने याद हो गए? देखो E J O T और Y हमने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है ना, T और Y ऑलरेडी कर दिया। अब हम करेंगे क्रिंज टेक्निक। क्रिंज पता है क्या होता है? क्रिंज, व्हाट इज क्रिंज? नहीं पता? तुम तो इस ज़माने के हो, सबको पता होगा। क्या ये क्रिंज है? और टिकटॉक पे नहीं होता था वो लड़का पेटीकोट पहन के घूम रहा है, क्रिंज कंटेंट, वो अजीब सी चीज़ होती थी, वो एकदम ही लगता है क्या ही कर रहा है, एक पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता है, उसको हम बोलते हैं क्रिंज कंटेंट। तो ये टेक्निक भी क्रिंज है, ठीक है ना, थोड़ी अजीब सी है, वही याद है। अब सुनेगा कैसे। F फॉर फिक्स, फिक्स से 6, यानी कि F का कोड हो गया 6। F फॉर फिक्स, फिक्स से 6। G की टेल में काटा, 7 निकल के भागा, ठीक है ना, G की टेल में काटा, 7 निकल के भागा, तो G से क्या याद आ जाएगा? 7। H के पैर बांधे, ठीक है ना, और हाथ बांधे, H ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, पैर और हाथ बांधे, तो बताओ क्या बन गया? कैलकुलेटर वाला 8, ठीक है ना। अब देखो कोई बंदा पतला होता है, पतला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाई कैसा माचिस की तिल्ली जैसा रखा है, कुछ खा पी लिया कर, ठीक है, क्लास में कोई है नहीं, वैसे नहीं है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं? भाई कुछ खा पी लिया कर, इतना पतला हो रखा है तो, ठीक है ना। अब जो माचिस की तिल्ली होती है, क्या वो ऐसी होती है या ऊपर कुछ कुछ होता है? उसमें होता है ना वो काला काला ब्राउन ब्राउन सा कुछ पाउडर होता है, तो बताओ अब ये माचिस की तिल्ली आई से क्या जाएगा? पतला माचिस की तिल्ली जैसा। माचिस की तिल्ली से आपको क्या दिखेगा? कमजोर 9 दिख रहा है, कमजोर 9, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद होगा ये। अब देखो किंग्स 11 पंजाब, याद है IPL में टीम होती थी किंग्स 11 पंजाब, सो के फॉर किंग्स 11 पंजाब। ऐसे ही अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यू से आपको एक यूनिटी याद आ जाएगा, यू फॉर यूनिटी। मतलब यूनिटी इकोनॉमिक्स में किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 1 को, तो यू से आ जाएगा यूनिटी, यूनिटी से 1, 1 से 21, ठीक है ना, 1 से 21, यूनिटी से 1 और 1 से 21। ऐसे विक्ट्री का साइन क्या होता है? जल्दी बताओ, विक्ट्री का साइन ये होता है। कोई किसी को बोलो विक्ट्री का साइन बनाओ तो क्या बनाता है? 2 उंगलियां दोनों हाथ की खड़ी कर देता है विक्ट्री। तो विक्ट्री का साइन क्या है? 2 उंगलियां राइट हैंड की, 2 उंगलियां लेफ्ट हैंड की, 2 and 2 22, ठीक है जी। जैसे हमने एच के हाथ पैर बांधे थे, हम आर के क्या बांधेंगे? पैर बांधेंगे। तो आर कैसा दिख रहा है? 8 जैसा, तो आर से याद आएगा 8, और 8 से क्या याद आएगा? 18, 8 से क्या याद आएगा? 18। हमने एस को बोला शट अप, इसको मुंह बंद कर दिया, ठीक है, शट अप, तो एस से क्या दिख रहा है? 9, और 9 से क्या याद आएगा? 19। ऐसे एस का मुंह बंद कर दिया, शट अप, मुंह बंद कर दिया 9, 9 से 19। अब 2 ही अल्फ़ाबेट होते हैं जिनकी टेल होती है, एक जी और एक क्यू। जी की टेल में 1 कांटा मारा था, क्यू की टेल में 2 कांटे मारेंगे, तो यहाँ पर अगेन आपको क्या दिखेगा? 7। तो क्यू की टेल में 2 कांटों से 7 दिखेगा, 7 से 17, ठीक है ना, 7 से 17। 3 अल्फ़ाबेट को मुझे घूंसे मारने हैं, एक एम को, एक पी को, एक डब्ल्यू को। अगर मैं एम को यहाँ पे पंच मारता हूँ बच्चों, तो एम ऐसे जाके गिरेगा, तो एम से क्या जाएगा? 3, 3 से 13। पी ऐसे जाके गिरेगा, पी से क्या आ जाएगा? 6, 6 से 16। और डब्ल्यू ऐसे जाके गिरेगा, डब्ल्यू से क्या आ जाएगा? 3, 3 से 23। 3 अल्फ़ाबेट को पंच मारने हैं, एम पी डब्ल्यू,
एम और डब्ल्यू को जब घूसे मारे जाते हैं तो 3 बन जाते हैं, एक 13 और एक 23 बन जाता है, और पी को जब घूसे मारते हैं 6 बन जाता है, 6 से 16 बन जाता है। कितना रह गया? सिर्फ 2 रह गए। अब देखो एन की हमने टांग खींच दी, एन को हमने बोला तेरी टांग खींचते हैं, तो बताओ ये रहा 1 और ये रहा 4, दिख रहा है 14 इसके अंदर, ठीक है ना, 14 दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, 1 एंड 4 14, तो आंसर आप याद आएगा आपको 14। और एल का जो नीचे बेस था हमने एक बेस ऊपर भी दे दिया, हमने बोला एल एक बेस के साथ क्या कर रहा है, डिसबैलेंस हो जाएगा, एक बेस ऊपर भी ले, तो एल से क्या दिख रहा है आपको 2, और 2 से क्या आ जाएगा 12, 2 से क्या आ जाएगा 12। तो एक ये मेमोरी टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव है ये, आपको लग रहा होगा फिर भैया तो बहुत है, बट अभी आप देखना, आप मुझको सारे अल्फ़ाबेट हाँ जी बताओ जी, एम का 13, एम का 13, एन का 14 होता है, ठीक है ना, एम को पंच मारा 3, एम से 3, 3 से 13, पी उल्टा हो गया 6, 6 से 16, क्यू की टील में 2 काटे 7, 7 से 17, टी 20, फिर यू यूनिटी, यूनिटी से 1, 1 से 21, जी टेल में काटा 7 निकल के भागा, आई ऊपर माचिस कितनी ली जैसा दिख रहा है 9, एच के हाथ पैर बांधे 8, जे ई जे ओ टी वाई, ई जे दूसरे नंबर पे आता है 10, विक्ट्री वी फॉर विक्ट्री 22, एस शट अप 9, 9 से 19, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ तीसरे नंबर पे आ रहा है 15, हो रहा है ना विद इन सेकेंड्स, तो ये बहुत इफेक्टिव है ये। अब इससे आपको देखो फायदा क्या होगा, सुनिएगा, फायदा आपको अब ये होगा, जहां आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है तब आपका दिमाग कम लगेगा, एल का 12, ओ वी विक्ट्री, ई ये होगा एल ओ वी ई, ऐसे एन क्यू एक्स जी का बताओ, एन का क्यू एक्स एक्स वाई जेड 24, 25, 26, 24 और जी 7, अब मुझे बताओ क्या हो रहा है +2, अब आप मुझे बताओ ईयर, वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, आर के बाद, अच्छा आर क्या होता है 18, 18 + 2 20, टी, क्लियर हो गया, इजी हो गया ना आपका, तो ए जी सी टी, गॉट इट। तो ये जो नंबर कोड्स है ये आपका काम आसान कर देंगे। अब अभी क्या था, एक आगे एक पीछे था, अब क्या होगा, एक आगे एक पीछे की जगह एक आगे होगा दूसरा पीछे होगा, एक ही के अंदर 2 आगे होगा 2 पीछे होगा, ऐसे ऐसे आएंगे, तो वहाँ पर आपको ये नंबर्स बहुत हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि पैटर्न क्या है, गॉट इट। एक चीज़ और बतानी है मुझे आप लोगों को, और आपका कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, बट प्रैक्टिस बचेगी अभी, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। सुनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है रिवर्स नंबर कोड। रिवर्स नंबर कोड, रिवर्स नंबर कोड का मतलब क्या है, अगर ए का 1 होता है नॉर्मल नंबर कोड, तो रिवर्स नंबर कोड 26 होगा, और जेड का जो नॉर्मल नंबर कोड 26 होता है, रिवर्स नंबर कोड 1 होगा। यानी अगर हम ABCD को पीछे से काउंट करना शुरू करें तो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे कौन आएगा, तो ये तो आखिरी आएगा, तो ये का हो गया 26। अब अगर मुझे किसी भी अल्फ़ाबेट का रिवर्स नंबर कोड जानना है तो कैसे निकालूं, ट्रिक है 27 माइनस नॉर्मल नंबर कोड, नॉर्मल नंबर कोड। तो अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा कि मुझे एफ का रिवर्स नंबर कोड बताओ, तो क्या होगा 27 माइनस 19 यानी कि 8। आओ जी चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, गॉट इट। तो 27 में जब भी आप माइनस करोगे नॉर्मल नंबर कोड, तो आपको हमेशा एक रिवर्स नंबर कोड मिलेगा। ए का नॉर्मल नंबर कोड क्या होता है 1, 27 माइनस 1 26। जेड का नॉर्मल नंबर कोड क्या होता है 26, 27 माइनस 26 1, गॉट इट। अब मैं आपको एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। मुझे आपको सिर्फ एक लेवल बताना है कि क्यों आपको ये क्रिंच टेक्निक बहुत हेल्प करती है, और उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा।
जिस काम को करने में आपको 1 मिनट लगता, वो काम आपने विद इन कुछ सेकंड्स में कर लिया, नंबर कोड्स लिख लिया। बताओ जी, 19 9 से 9 26 से रिलेटेड है? नहीं लग रहा। 9 में -10 करके 9 आता है, सॉरी 19 में -10 करके 9 आता है, बट 9 में तो ना -10 करके 26 आता ना +10 करके 26 आता। ऐसे 19 का रिश्ता क्या 8 से है? नहीं। 9 का रिश्ता क्या 18 से? ये बोल सकते हो हाँ 9 का डबल 18 होता है, बट बाकियों में ये रिलेशनशिप फॉल नहीं कर रहा। तो आप देखोगे कोई भी नंबर किसी भी नंबर से सिंक नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिमिलर के रिवर्स नंबर कोड लिखूंगा। तो मुझे क्या करना है, 27 में माइनस कर देना ये सारे नंबर्स को। तो बताओ 27 - 19 क्या होगा? 27 - 9 क्या होगा? 27 - 13 क्या होगा? 27 - 9 क्या होगा? 27 - 12 क्या होगा? 27 - 1 क्या होगा? 27 - 18 क्या होगा? और अब आप बताओ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 26 है, यहाँ 26 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है। बन गया पैटर्न? क्लियर? अब आपको करना क्या है बताओ, पहले रिवर्स करो तो ये हो जाएगा 25 22, आगे बोलो 24 7 12 9। और अब 25 को सबसे पहले लिखोगे सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में। फिर किसको लिखोगे? 22 को, फिर 24 को, फिर 7 को, फिर 12 को, और जो आखिरी था वो सबसे पहले आ जाएगा 9। 9 का क्या होता है? आई। 12 का एल, जी, एक्स, विक्ट्री, वाई। आंसर आ गया ILG XY बी ऑप्शन। समझ आ गया? क्लियर हो गई बात? तो आपको ये जो नंबर कोड्स है ना और ये रिवर्स नंबर कोड्स हैं, इस तरीके से हेल्प करेंगे क्वेश्चन को जल्दी करने में। बात समझ आ गई? क्योंकि अगर आपको टेक्निक नहीं पता होती तो आप कहीं ना कहीं फिंगर्स का यूज़ कर करके अपनी उंगलियां घिस देते हैं, ठीक है ना, और फिर आपको टाइम बहुत लगता। बात वो नहीं है, टाइम बहुत लगता, ये टाइम आपका बचाएगा पूरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कितनी देर की क्लास हो गई हमारी? हमारी क्लास हो गई 1 घंटे 13 मिनट की। रिद्धिमा बेटा, बातें क्लियर है? एनी डाउट्स? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछना। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये वाली PDF पहुंच जाए, और इस PDF के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं नंबर सीरीज के कोडिंग डिकोडिंग के, आपको सारे करने हैं, ठीक है ना, आपको सारे करने हैं। और सिर्फ एक ऑड मैन आउट टॉपिक रह गया है, ऑड मैन आउट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो उसमें कुछ है नहीं, सच बताओ तो आपको सिर्फ ये बताना होता है कि कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए था इस सीरीज में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर सारे के सारे प्राइम नंबर है 9 को छोड़ करके, तो 9 क्या हो गया? ऑड मैन आउट हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो बताओ, देखता हूँ आपको कितना याद है। 82 का आंसर बताओ। ये होगा दिस प्लस दिस इफ दिस प्लस दिस इफ दिस, इसका इसका एडिशन ये है, इसका इसका एडिशन ये है, बट क्या इसमें ऐसा हो रहा है? नहीं, तो ऑड वन आउट हो गया। याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी 3 डिजिट नंबर आए तो आपको कभी भी डिफरेंस नहीं देखना, आपको कभी ये नहीं देखना क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड करके अगला नंबर आ रहा है, आपको हमेशा नंबर के अंदर ही पैटर्न ढूंढना है। याद है? अगर आपको याद होती बात, मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, आधा घंटा हो गया उस बात को बताए, तो आप वही चीज़ चेक करते सीधा कि 3 डिजिट नंबर है सारे के सारे, और जिसके अंदर पैटर्न ढूंढो। अब 83 करके बताओ। दिस माइनस दिस इफ दिस माइनस दिस इफ दिस माइनस दिस इफ दिस, क्या इसमें ये माइनस करके ये आता है? नहीं, तो ये हो गया ऑड वन आउट। और आखिरी 84 बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर? इसका मल्टीप्लिकेशन ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये है, यहाँ पर भी हो रहा है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 248 और 243 है, सॉरी 243 ऑड वन आउट हो गया। अरे बात समझ? तो ऑड वन आउट कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ लो नंबर सीरीज का ही एक्सटेंशन है। नंबर सीरीज में आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है, यहाँ पे आपको एक नंबर होता है जो नहीं आना चाहिए वो बताना होता है, बस। क्लियर है?
तो अब आपको क्या करना है, ये PDF में शेयर करूँगा और इस चैप्टर का नाम होगा, सिर्फ इस चैप्टर की करूँगा, इस चैप्टर का नाम होगा नंबर सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और अगली क्लास में मैं आपके डाउट्स ले लूँगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए।